हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th फिजिक्स। 12th के मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक छोटा सा सेक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th क्लास में एक चैप्टर के तौर पर वो पढ़ना है, वो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। यहाँ मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है उसको एक्सप्लेन करूँगा और लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। बट 12th क्लास का जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊँगा आपको, तो वहाँ पे ग्राफ ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अभी मैं ग्राफ्स को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सभी जितने भी ग्राफ्स रहते हैं वो सब के सब पोटेंशियल से रिलेटेड रहता है और आप पोटेंशियल अभी समझते नहीं हो, इसलिए अभी क्या, और केमिस्ट्री में पढ़ना भी नहीं है। केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पार्ट पढ़ना हो यहाँ मैं पढ़ा दूंगा। फिजिक्स में करना रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे ज़्यादा होता है, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर। सो यहाँ मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है, सब कुछ डिस्कस होगा। आप गौर से मेरी बात सुनो। यह जो इवेंट है वो 1887 की बात है। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट, वही हर्ट्ज जिनके नेम पे रखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि एक मेटल सरफेस जनरली लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला मेटल लिए थे हर्ट्ज ने, लाइक आपका ग्रुप 1 मेटल, सीजियम, पोटासियम, सोडियम। सीजियम मेटल पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। हर्ट्ज ने क्या किया कि मेटल प्लेट लिया और उस मेटल प्लेट को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर के साथ बैटरी लगा हुआ है, बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज। जो बड़ा प्लेट रहता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा प्लेट रहता है वो निगेटिव से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। की है, ये बल्ब है। हर्ट्ज ने क्या किया कि मेटल प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उस मेटल प्लेट के पैरेलल में एक दूसरा मेटल प्लेट भी रखा और बीच में गैप रखा। इस मेटल प्लेट को भी वायर से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेटल प्लेट के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराया। जब मेटल प्लेट के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराया गया, मींस मेटल प्लेट को इरेडिएट किया गया, मेटल प्लेट को के ऊपर रेडिएशन फॉल कराया गया, तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये बल्ब जल गया। ये बल्ब जल गया मींस जब मेटल प्लेट के ऊपर, इस मेटल प्लेट के ऊपर हर्ट्ज ने लाइट को फॉल आउट कराया, मींस मेटल प्लेट के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराया गया, लाइट रेडिएशन को इसके ऊपर फॉल कराया गया, हर्ट्ज ने कराया। तो हर्ट्ज ने देखा क्या कि इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट के फॉल होने से यह बल्ब जलना शुरू कर दिया, मींस बल्ब इज लिट, बल्ब जल गया। ये कैसे हुआ? अब इससे पहले तक हम लोग ये बात पता था कि कहीं भी किसी भी सर्किट में अगर आप एक वायर लगाए हो, बैटरी से वायर को कनेक्ट करके उसमें एक बल्ब लगा दिए हो, तो बल्ब तभी तक जलेगा जब सर्किट अब कंप्लीट हो। अगर बीच में वायर कहीं पे टूटा हुआ है तो बल्ब नहीं जल सकता है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये दो मेटल प्लेट के बीच में अच्छा खासा गैप है, इस गैप के बावजूद ये बल्ब जल गया। ऐसे अगर सिंपल एक बल्ब में यहाँ पे एक आप बैटरी से एक बल्ब को कनेक्ट कर दो, यहाँ पे एक आप स्विच लगा दो, ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, सर्किट कंप्लीट है। बट यहां से वायर को अगर आप ब्रेक कर दो, अब बल्ब नहीं जल सकता है। ये अब तक का ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था, ये नॉलेज था। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि दो प्लेट के बीच में गैप है, फिर भी ये बल्ब जल रहा है, बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन यहां तो गैप है, ये इसके बीच में कोई वायर नहीं है, फिर ये बल्ब कैसे जलना शुरू हो गया? एक न्यू फिनोमेना था। तो ये तो क्लियर है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी सर्किट में अगर आप बल्ब को कनेक्ट किए हो
तो बल्ब तभी जलेगा जब सर्किट कंप्लीट हो, मीन्स पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। करंट का मीनिंग क्या हुआ? करंट का फ्लो का मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, सर्किट में वायर कनेक्टेड हो या वायर नहीं हो, वायर का प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, उससे मतलब नहीं है। अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, मतलब राउंड अबाउट, तो समझो कि ये बल्ब जल सकता है। मीन्स हम लोग क्यों बोलते हैं कि वायर यहाँ पे कटना नहीं चाहिए, कि वायर अगर कट गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो सकता है तो फिर बल्ब नहीं जलेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन किसी वजह से अगर ये बल्ब जल रहा है, अगर ये बल्ब जल रहा है तो कंफर्म है कि इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा। बिना इलेक्ट्रॉन के मोशन के नहीं हो सकता, क्योंकि बल्ब में हो मीन्स, क्योंकि आपका जब बैटरी से कोई बल्ब कनेक्ट होता है तो करंट कैसे फ्लो होता है? बैटरी से जब कोई बल्ब को आप कनेक्ट करते हो, ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मोशन करता है ऑलवेज। यह बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, दिस निगेटिव प्लेट। यह निगेटिव प्लेट आपका निगेटिव पोटेंशियल पे है, बल्ब जीरो पोटेंशियल पे है। अब इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जाएगा, निगेटिव से जीरो पॉजिटिव हुआ, निगेटिव से जीरो तुम्हारा हाई हुआ। अब इलेक्ट्रॉन आराम से लो टू हाई मोशन करता है, यहां तक आ गया। अब यहाँ जीरो पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, फिर लो टू हाई इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन खुद से यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। मीन्स पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अब अगर इस बल्ब को जलना है तो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तो गायब है, यहाँ से यहाँ तक कोई वायर है ही नहीं, तो विदाउट वायर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा नहीं। फिर भी ये बल्ब जल रहे थे, कैसे होता होगा? तब हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया इस बात को कि ऐसा होता होगा कि लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से, रेडिएशन के फॉल होने की वजह से, रेडिएशन की वजह से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता होगा, और वह इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल प्लेट के पास आता होगा, और ऐसा होने से हमारा सर्किट क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। और सर्किट कंप्लीट होने से फिर बल्ब जलना शुरू हो जाता है। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, फिर यह लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ आ गया, ये आ गया। फिर अब यहाँ पे आए, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल है, तो ये तुम्हारा लो हुआ है, तुम्हारा हाई है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ जा सकता है। तो इस तरह से इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा, जिसकी वजह से बल्ब जलना शुरू हो गया। मीन्स हर्ट्ज ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये बल्ब जलने के पीछे रीजन ये है कि लाइट के मेटल सरफेस पे फॉल होने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता होगा, क्योंकि लाइट के पास एनर्जी होता है, और उस एनर्जी की वजह से मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता होगा। मेटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है उसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता होगा, जो वही इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पर पहुंचता होगा, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाता होगा, और फिर बल्ब जलना शुरू हो गया। तो हर्ट्ज का एक न्यू ऑब्जर्वेशन था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसमें देख रहे हो कि लाइट की वजह से, लाइट के मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के एमिशन और रिजेक्शन का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। इस लाइट की वजह से इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इस लाइट की वजह से ये बल्ब जल रहा है, इस लाइट की वजह से ये बल्ब जल रहा है। तो बोलेंगे कि एक ऐसा फिनोमेना हुआ जहाँ पे लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। मीन्स एक ऐसा फिनोमेना हुआ जो फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है, मीन्स फोटो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फोटो और लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो और लाइट की वजह से अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, कि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है?
प्रॉपर डेफिनेशन दे दें तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इजेक्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू रेडिएशन ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस is called photoelectric effect. Means ejection or emission of electron from metal surface due to incidence of light on metal surface is called photoelectric effect. मेटल सरफेस के ऊपर लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे जी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स इमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू रेडिएशन और इंसिडेंट लाइट ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मीन्स लाइट होता है, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, सो ये लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को देखो। यहाँ पे मेटल प्लेट लिया गया है, जिस मेटल प्लेट के ऊपर वी आर अलाउड टू फॉल लाइट एनर्जी और रेडिएशन एट मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस को हम लोग कैथोड भी बोलते हैं। मेटल प्लेट कैथोड भी कहा जाता है, क्योंकि कैथोड जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड कैथोड। अब इसके जस्ट पैरेलल में एक दूसरा मेटल प्लेट रखते हैं, जो मेटल प्लेट को हम लोग बैटरी के हाई मीन्स बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है उससे कनेक्ट करते हैं। ऐसा करने से इस मेटल प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, जो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के पास आ रहा है, इसलिए इस प्लेट को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर मीन्स कलेक्ट करने वाला। इसको डिटेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है कि नहीं। इस मेटल प्लेट को कलेक्टर डिटेक्टर के साथ साथ एनोड भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर यह कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, अगर वो कैथोड है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, एनोड, एनोड बोलोगे। तो यह कैथोड इसको बोलते हैं, तो एनोड हुआ। बट कैथोड एनोड क्या है, इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि यह मेटल प्लेट वो है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक मीन्स लाइट को फॉल कराया जा रहा है, लाइट रेडिएशन को फॉल कराया जा रहा है, जहाँ से लाइट रेडिएशन की वजह से लाइट के इंसिडेंस होने की वजह से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और वह इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के पास आ रहा है, इसलिए दिस मेटल सरफेस इज कॉल्ड डिटेक्टर और कलेक्टर, एंड दिस मेटल सरफेस इज पॉपुलरली नोन एज कैथोड प्लेट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इमिशन जहाँ से होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप हम लोग वैक्यूम चेंबर में रखते हैं, मीन्स इसके अंदर कोई एयर नहीं रहता है, क्योंकि एयर रहने से ड्रैगिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को क्या कर सकता है जी, डाइल्यूट कर सकता है, डेविएट कर सकता है। सो ये वैक्यूम चेंबर है, ग्लास का रहता है, जिसके ऊपर आराम से इंसिडेंट रेडिएशन जा सकता है, और रेडिएशन को हम लोग इस तरह से फोकस करते हैं कि मेटल सरफेस पे जाके फॉल होता है। अब ये तो मैं बता दिया कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू फोटो और लाइट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दिया जो हर्ट्ज ने किया था। अब हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन शुरू। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यह है कि when frequency of incident radiation is less than a particular frequency, then photoelectric effect is not observed, whatever be the value of intensity of radiation। means इसका मीनिंग यह हुआ कि जब देखा गया कि जब इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर कम है, मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल सरफेस के केस में अलग अलग था। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब सीजियम को लिया गया तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कुछ और है, जब पोटेशियम को लिया गया मेटल सरफेस के तौर पे तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कुछ और हुआ, सोडियम को लेने पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट, बट ऑल केसेस में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन
is less than a particular frequency, then photoelectric effect is not observed whatever be the value of intensity of radiation. And how long metal surface is irradiated, it doesn't matter. मीन्स अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हुआ, मीन्स मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। आप कितना ही इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए रेडिएशन का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आप कितना ही देर तक मेटल सरफेस को इरेडिएट करो, मीन्स कितना ही देर तक मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन को आप फॉल कराते रहो, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस ऑब्जर्वेशन में एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मीनिंग हुआ बाउंड्री। उस फ्रीक्वेंसी के अगर नीचे है तो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना विल बी नॉट ऑब्जर्व्ड, लेकिन अगर उस फ्रीक्वेंसी के अगर ऊपर फ्रीक्वेंसी है देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल पॉसिबल। दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल सरफेस। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस ऑब्जर्वेशन का क्या मीनिंग है, व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, आई विल डिस्कस अंडर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑब्जर्वेशंस एंड आई एम डिस्कसिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशंस आपको बता रहा हूं। ऑब्जर्वेशंस कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो एक्सपेरिमेंट के 2-3 एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट एस्पेक्ट है एक्सपेरिमेंट किस चीज पे कर रहे हैं, उसको सेकंड में उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप उससे एक्वेंट होना, मीन्स उससे आपका परिचित होना। थर्ड आपका है कि एक्सपेरिमेंट को ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना। फोर्थ है और उसके रीडिंग्स को लेना, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, जो आपने उसको ऑब्जर्वेशन मेड किया। एंड फोर्थ एक्सप्लेनेशन, एंड दैट उसके बाद आपका ओवरऑल एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड। तो यहां मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको मैं बता दिया। सेकंड ऑब्जर्वेशन यह था, अब इंटेंसिटी टर्म में पिछले ही दिन आपको बताया था इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिर इस टॉपिक में इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम। सो I want to discuss intensity again. Intensity का मीनिंग होता है रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मली। इस बात को समझिएगा, अगर E एनर्जी फॉल हो रहा है तो E/A/T यह हुआ इंटेंसिटी, E हुआ एनर्जी फॉलिंग, ए हुआ एरिया, सरफेस एरिया, टी हुआ सेकेंड एनर्जी। मीन्स यहाँ पे अगर बल्ब लगा हुआ है उसका अगर आपसे पूछा जाए इस पर्टिकुलर जगह पे क्या इंटेंसिटी होगा, तो इस जगह पे आप यूनिट एरिया कंसिडर करो और देखो कि उस बल्ब से जो लाइट आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, वो पर सेकेंड में कितना फॉल हो रहा है जो परपेंडिकुलरली हो। अगर इस तरह से है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे तो परपेंडिकुलरली यूनिट सरफेस पे जितना एनर्जी फॉल होता है सरफेस पे, वही उस पॉइंट का इंटेंसिटी कहलाता है। इट मीन्स एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मली। तो यू शुड नो इस बात को और यू शुड रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन यह है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि जब आपने इंटेंसिटी मीन्स जब आपने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ऊपर ले लिया देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑब्जर्व, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना विल पॉसिबल फ्रॉम दैट मेटल सरफेस विथ दैट रेडिएशन। अब फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ग्रेटर इक्वल है
then photoelectric effect is possible. And in this case, there is no time gap between incident radiation and ejection of electrons. मीन्स जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट फॉल होता है वैसे ही मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. मीन्स देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है. थर्ड ऑब्जर्वेशन, व्हेन फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना इज स्टार्टेड, अगर फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना शुरू हो गया है, ये तो क्लियर सी बात है. अगर फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना स्टार्टेड है तो इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो डेफिनेटली, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ग्रेटर इक्वल होगा. अब अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ग्रेटर इक्वल है तो उस केस में अगर आप रेडिएशन के इंटेंसिटी को 2 टाइम्स करोगे तो फोटो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा. मीन्स फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. दिस वाज थर्ड ऑब्जर्वेशन. ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है. फोटो करंट किसको बोलेंगे जी? जितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, जैसे मान लो अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आपका करंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा. अब अगर आप इंटेंसिटी आपने दुगना कर दिया तो फोटो करंट दुगना होने का मीनिंग हुआ यह 5 के बदले 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट होगा तो उसके अकॉर्डिंग करंट होगा. तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है. यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन है. पहला ऑब्जर्वेशन, हाँ, थर्ड ऑब्जर्वेशन में कि आपका करंट जो होगा वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो इसके अलावा भी 1-2 सिंपल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मेन ऑब्जर्वेशन यही तीनों है. इसके अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उस फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वह काइनेटिक एनर्जी इस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को फॉल करा रहे हो. मेटल सरफेस पे फॉल होने वाला रेडिएशन का एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है. तो दीज आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैं अभी डिस्कस आपसे किया हूँ उसको पेन डाउन कर दिया हूँ, आप इस चीज़ को देख लो. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, when frequency of incident radiation is less than a particular frequency, then photoelectric effect is not observed. It doesn't matter whatever be the value of intensity of radiation. आप रेडिएशन के इंटेंसिटी को कितना हो बढ़ा लो, अगर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट ऑब्जर्व. अब इसमें आगे सुनो. पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इंसिडेंट कराओगे मेटल सरफेस के ऊपर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा. उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बाउंड्री. मीन्स वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बाउंड्री हो गया किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए, क्योंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी के लाइट को और फॉल कराओगे मेटल सरफेस पे, देन देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम दैट मेटल सरफेस. उस मेटल सरफेस से कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. अब उस फ्रीक्वेंसी को, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने नेम क्या दिया? थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड का मीनिंग बाउंड्री हो गया. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू टीएच से और न्यू नॉट से. बोथ सिंबल्स आर इक्वली कैपेबल टू रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आप किसी को भी यूज कर सकते हो. अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस का होता है ये किस पे डिपेंड करता है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है. जैसे आप सीजियम से इलेक्ट्रॉन को, सीजियम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, आप पोटासियम से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराना चाह रहे हो, आप सोडियम से कराना चाह रहे हो, सोडियम से, सीजियम से, पोटासियम से, तीनों केसेस में आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा क्योंकि आपने मेटल अलग अलग लिया है.
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है मीन्स एक मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट नहीं करना है, तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिसाइड कौन करता है? आपका मेटल करता है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सरफेस, देयर इज नो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज not properties of incident radiation, it is properties of metal surface on which light is allowed to fall. Next, second था when frequency of incident radiation is greater equal to threshold frequency। जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इक्वल होगा, वैसे ही क्या होगा जी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी स्टार्टेड, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब स्टार्ट हो गया, उसके बाद का ऑब्जर्वेशन, देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सून एज रेडिएशन स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। दैट मीन्स देयर इज नो टाइम लैग between incident radiation and ejected electrons or ejection of electrons, ejection of electrons, ejection of electrons, ejection of electrons means मेटल सरफेस पे जैसे ही लाइट फॉल होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। कैसे? आप स्विच ऑन करते हो बल्ब जल जाता है, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो कि स्विच ऑन करने में और बल्ब जलने के बीच में कितना टाइम रहता है। आप टाइम लैग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, टाइम गैप ऑब्जर्व नहीं करते हो, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो गया, मीन्स हमारा बल्ब लिट हो गया, मीन्स बल्ब इज लिट, बल्ब जल गया। तो सेम फिनोमेना इज हियर ऑल्सो, मीन्स जैसे ही आपका मेटल सरफेस के ऊपर लाइट बीम गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। थर्ड, अब बीम की मैं बात कर, लाइट बीम की बात मैं कर रहा हूँ। बीम का मीनिंग होता है कलेक्शन। कहीं भी कलेक्शन में अगर कुछ काम हो रहा है तो उसको बीम बोलते हैं हम लोग। तो कलेक्शन ऑफ लाइट अगर रेडिएशन जा रहा है तो बोलते हैं उसको लाइट बीम बोला जाता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोटो करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया, मीन्स आपके मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, मीन्स मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और उस इजेक्शन की वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और उसके वजह से बल्ब आपका जल गया है। उस समय की बात हो रही है। अब अगर फोटो करंट और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया उस समय फोटो करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन से ही होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा। तो अगला ऑब्जर्वेशन यह है कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। मीन्स फोटो जो करंट होगा, फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा रेडिएशन का उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा और जितना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? फोटो करंट होगा। दिस वाज थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मेटल सरफेस जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी रहता है। उस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को मेटल सरफेस के ऊपर आप इंसिडेंट कराए हो। मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने वाले रेडिएशन का जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उस मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। दिस वाज द लास्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ऑब्जर्वेशन में आपको बता समझा दिया। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, मेटल सरफेस के ऊपर लाइट के फॉल आउट होने से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल जाता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेलो, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तक मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता दिया, अब एक्सप्लेनेशन। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की बात आया तो यहाँ लाइट का रोल है,
लाइट के बारे में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक मैक्सवेल का है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट वेव है, मीन्स लाइट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग लाइट रेडिएशन मीन्स रेडिएशन आपका डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना है, मीन्स पार्टिकल नेचर होता है। अब एक इसके साथ इसी टाइम में एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साइंटिस्टों ने लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। देखो लाइट का वेव नेचर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है, गौर से देखो। ये आपका मेटल है, मेटल के पास मेटल आइटम रहता है। अब मैं मेटल को सरफेस को, मेटल सरफेस के पास नंबर ऑफ मेटल एटम्स रहता है, बहुत सारा एटम्स रहता है। आपको पता है कि मेटल के एटॉमिक मास के इक्वल अमाउंट में 1 मोल में 6.02 टू 10⁻23 आइटम्स रहता है। तो इस तरह से मेटल का कोई भी सरफेस लोगे, कितना हो छोटा प्लेट लोगे, तो उसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों मेटल आइटम्स होगा। उसमें किसी एक यहाँ पे मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेटल के पास, अब मैं उस मेटल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेटल का न्यूक्लियस है। मेटल के पास जितने मेटल एटम है सबका अपना अपना न्यूक्लियस है और उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल का न्यूक्लियस और मेटल का इलेक्ट्रॉन, यह मेटल का इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हमारा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है। आगे मैं आपको बढ़ाऊंगा बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, सारी बातें बताई जाएगी। बट यहाँ पे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रखता है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रखता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप मेटल सरफेस से निकालना है तो जिस फोर्स से न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है उस फोर्स को ब्रेक करना होगा। उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देना होगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल किसी चीज से अगर बंधा हुआ है तो चाहते हो कि वो उससे खुल जाए तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। आपके फोर्स लगाने से आप उसको एनर्जी दोगे, एनर्जी से मान लो रस्सी से बंधा हुआ है कोई पार्टिकल, रस्सी टूट जाएगा, वो अलग हो गया। तो वही बात यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो आपको उतना एनर्जी देना पड़ेगा जितना एनर्जी से बॉन्डेड है। मीन्स ये न्यूक्लियस जितना फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रखा है उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा जिससे इसके बीच का जो बॉन्ड है या जो मतलब आपका न्यूक्लियस जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। अब इस चीज को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन एक टर्म आया, वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं W0 से और 1W से और फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी सिंबल्स करेक्ट है, कोई भी यूज कर सकते हो। फाई नॉट और W0 ज्यादा पॉपुलर है। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन होता है इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट इज मिनिमम एनर्जी required to eject an electron वर्क फंक्शन का डेफिनेशन मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। वर्क फंक्शन
इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from metal surface, राइट। वर्क फंक्शन होता है किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यह वर्क फंक्शन कहलाता है। अब अगर मान लो as for example let work function is 2 joule, वर्क फंक्शन 2 जूल है, मीन्स 2 जूल एनर्जी मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब यहां पे लाइट का रेडिएशन हो रहा है, लाइट का रेडिएशन हो रहा है। इस रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो है आपका 1 जूल पर सेकेंड मान लो है। यह रेडिएशन फॉल कराओगे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी को दुगना कर दिया, अब मान लो दुगना करने का मीनिंग आप 2 जूल पर सेकेंड एनर्जी बाहर गिरेगा, यहाँ पे मेटल सरफेस पे गिरेगा। इंटेंसिटी को तिगुना आपने कर दिया तो 3 जूल पर सेकेंड गिरेगा, तब तो इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए। लेकिन देखा गया कि इस इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, हर मेटल सरफेस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कितनाओं इंटेंसिटी कर लिया गया रेडिएशन का, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, दिस इज द पॉइंट ड्यू टू विच वी कांट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना थ्रू वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। क्यों जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, जितना वर्क फंक्शन है। अभी मैं आपको बताया कि एक एज फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे वर्क फंक्शन अगर 2 जूल है, मींस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है अगर 2 जूल है, तो रूल के मुताबिक 2 जूल एनर्जी अगर आप दे दोगे मेटल को तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। उससे ज्यादा 2 जूल है, 2 जूल से ज्यादा दे दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर लाइट जो इंसिडेंट रेडिएशन आपका है उसका इंटेंसिटी अगर अभी 1 जूल पर सेकेंड है, तब तो नहीं निकलेगा। उसकी इंटेंसिटी को आपने बढ़ाकर 2 जूल कर दिया, अब दुगना कर दिया, अब 2 जूल पर सेकेंड हो गया, अब भी नहीं निकलेगा। 3 जूल पर सेकेंड कर दो तब भी नहीं निकलेगा। पूरे दिन भर रेडिएशन करो मेटल सरफेस को तब भी नहीं निकलेगा। ऐसा हुआ, ये चीज नहीं समझ में आया। क्योंकि हमारा वेव नेचर क्या है? वेव नेचर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। अगर आपको कहीं पे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप बड़ा एरिया कंसीडर करो या ज्यादा देर तक आप उसको एनर्जी को आप कैप्चर करो। जैसे मान लो बारिश हो रहा है, जो वर्षा होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर है। अगर आपको वर्षा का ज्यादा पानी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप बड़ा सा बर्तन रखो, जितना बड़ा बर्तन रखोगे उतना ज्यादा पानी आपको मिलेगा, या जितना देर तक बर्तन रखोगे बारिश में उतना ज्यादा पानी मिलेगा, क्योंकि पानी कंटिन्यूअसली गिर रहा है। अब अगर आपने बर्तन बना लिया तो पूरे बर्तन में पानी गिरेगा तो ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। अगर ज्यादा देर तक अगर आप बर्तन को रखोगे पानी में तो उस बर्तन में ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। यही कंटिन्यूअस एनर्जी के फ्लो का कॉन्सेप्ट है कि इफ यू वांट मोर एनर्जी देन यू हैव टू टेक ग्रेटर एरिया और यू हैव टू कैप्चर एनर्जी एट थ्रू मोर टाइम, यू हैव टू गिव मोर टाइम। या तो ज्यादा समय दो वरना बड़ा एरिया लो, दोनों ही केस में यू कैन गेट मोर एनर्जी। लेकिन वो चीज यहां पे फेल हो जा रहा है। आप पूरे दिन मेटल सरफेस पर लाइट फेंकते रहो, अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। जबकि वेव नेचर के अकॉर्डिंग जितना है वर्क फंक्शन है उतना एनर्जी तो मिल ही जा रहा है। अगर मान लो अभी 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी मिल रहा है, तो अगर आप 10 सेकेंड तक एनर्जी गिराओ, अगर रेडिएशन करवाओगे मेटल के ऊपर तो 10 जूल एनर्जी मिल जाएगा, तो निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। अगर अभी 1 जूल पर सेकेंड है इंटेंसिटी, अगर 4 गुना कर दो तो 4 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, तब भी नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग यह हुआ
कि जो लाइट का वेव नेचर है उससे एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि वेव नेचर जो कहता है कि जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना एनर्जी बढ़ेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मीन्स उसी से लाइट के उस प्रॉपर्टी से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होगा। और यहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, मीन्स लाइट के मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट का जो प्रॉपर्टी था वेव नेचर, उस वेव नेचर से यह फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हुआ। जैसे ही फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हुआ, वैसे ही मैक्स प्लैंक ने बोला कि मैं सही बोला था, मेरे अकॉर्डिंग लाइट के पास वेव नेचर नहीं होता है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। लाइट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है, लाइट डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। लाइट रेडिएशन कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं आपका ट्रांसमिट नहीं होता है। जब भी कोई बॉडी रेडिएशन लाइट एनर्जी इमिट करता है या ऑब्जर्व करता है तो एनर्जी पैकेट के टर्म्स में करता है, एनर्जी पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में करता है, ट्रांसफर या और एक्सचेंज करता है, मीन्स क्वांटा ऑफ रेडिएशन के टर्म्स में करता है, मैक्स प्लैंक ने बोला। अब मैक्स प्लैंक और मैक्सवेल दोनों आ गए हैं, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। मैक्सवेल बोल रहे हैं कि लाइट वेव है बिकॉज लाइट शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड ऑल दीज 5 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। व्हाइल इधर हमारे मैक्स प्लैंक है जो बोल रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकता है। मीन्स यह आपके वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। अब इस झगड़ा को खत्म कौन करे? कोई बोल रहा है, मैक्स प्लैंक बोल रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, मैक्सवेल बोल रहे हैं लाइट के पास वेव नेचर है, तो लाइट के पास एक्चुअल में क्या नेचर है? तो अब सुनो, 1905 में आइंस्टीन आए और इस फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को एक्सप्लेन किए। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को किस तरह से एक्सप्लेन किया उसको समझो। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन 1905 में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की वजह से उनको आगे चल के फिजिक्स में 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने देखो क्या बोला, आइंस्टीन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना लाइट के पार्टिकल नेचर से ही हो सकता है। आइंस्टीन ने बोला कि लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करता है जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है तो। और देखो कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला जैसे ही आप मानोगे कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, वैसे ही क्लियर हो गया कि लाइट इज नथिंग, लाइट इज कलेक्शन ऑफ फोटोन्स। क्योंकि कल ही मैं आपको बताया हूँ, लास्ट वीडियो में बताया हूँ कि फोटो मीन्स क्वांटा ऑफ रेडिएशन को हम लोग लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, तो उससे क्वांटा ऑफ रेडिएशन क्या बन गया? फोटोन। तो लाइट इज नथिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ फोटोन। मीन्स जब भी लाइट रेडिएशन यहाँ पे हो रहा है इससे फोटोन्स गिर रहा है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग लाइट का पार्टिकल नेचर ही फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लाइट इज कलेक्शन ऑफ फोटोन, लाइट बीम इज कलेक्शन ऑफ फोटोन। अब फोटोन मेटल सरफेस पे फॉल होता है। अगला पॉइंट, वन फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मेटल सरफेस से वन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वन फोटोन रिस्पॉन्सिबल है। इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन is greater equal to work function of metal, if energy of one photon is greater equal to work function of metal, then photoelectric effect will occur, otherwise not. Means आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वन फोटोन ही वन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अगर एक फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर अगर इक्वल है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इस तरह से आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। अब यहां पे देखो ये फोटोन्स हो गया आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, फोटोन्स
अब एक फोटोन जो है, इस फोटोन का जो एनर्जी है, ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब इस फोटोन की एनर्जी अगर मान लो वर्क फंक्शन है 2 जूल, मैं मान लिया हूं लेट, अगर फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी अगर 2 जूल से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम हो करके बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है जी? 2 जूल है। तो अगर 1.5 जूल का फोटोन फेंकोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इट डजेंट मैटर कि आप उस 1.5 जूल एनर्जी का फोटोन कितना फेंक रहे हो। जैसे मान लो अभी इंटेंसिटी 5 है तो 5 फोटोन पर सेकंड गिर रहा है, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी कितना है? वो 2 जूल से कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। हालांकि पांचों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मिला दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग 1 फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एनर्जी फॉल होता है, तो हर पैकेट अपना अपना वर्क करता है। इसलिए 1 पैकेट का 1 फोटोन की एनर्जी, अगर 1 फोटोन की एनर्जी मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अगर कम है तो नहीं होगा। अब इस तरह का फोटोन जिसका एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, कितना हो फोटोन फॉल करा हो, मीन्स इंटेंसिटी जितना बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा जी? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा पर सेकंड। बट एक फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है, आप कितना हो फोटोन फॉल आउट कराते रहो। तो पहला ऑब्जर्वेशन से अब क्लियर हो गया। अब दूसरा, अब अगर मेटल सरफेस के ऊपर जो लाइट आप, हाँ इसके साथ एक और पॉइंट आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात है यहां पे आपको समझ में आ गया। अब फोटोन का एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल होगा, मींस फोटोन की एनर्जी जिस समय वर्क फंक्शन के इक्वल होगा उस समय इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा। मींस फोटोन की एनर्जी जिस समय वर्क फंक्शन के इक्वल होगा उस समय रेडिएस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। मींस यह हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। अगर न्यू थ्रेशोल्ड ले लोगे तो यह एनर्जी जो फोटोन का हुआ वो किसके इक्वल होगा जी? वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को मेटल सरफेस पे डालोगे तो इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा। तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना चाहिए? वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले जो रेडिएशन होगा उसके एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। तो यह आपका इक्वल होता है वर्क फंक्शन के। यह हुआ वर्क फंक्शन। क्लियर हो गया? मींस वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ गया, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू थ्रेशोल्ड। अब हम लोग दूसरा ऑब्जर्वेशन को क्लियर करने जा रहे हैं। अब अगर आपने जो लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा। क्योंकि फोटोन आपका गया, जैसे फोटोन गया जाके हिट किया इलेक्ट्रॉन को, तुरंत एनर्जी कन्वर्ट हुआ, क्योंकि फोटोन का रेस्ट एनर्जी, रेस्ट मास 0 होता है। जैसे जाके हिट करेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो कोई टाइम गैप नहीं होता है। जो टाइम गैप होता भी है उसको हम लोग अपने से नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन टाइम है वो ज़्यादा रहता है, तो हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, गौर से देखो। अब मान लो जो फोटोन मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करा रहे हो, उस इस फोटोन का एनर्जी मान लो है 3 जूल, देन व्हाट विल हैपन? 3 जूल फोटोन का एनर्जी है, तो अब क्या होगा जी? 3 जूल एनर्जी का फोटोन फेंक रहे हो, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। अभी इंटेंसिटी 5 है, मींस 5 फोटोन पर सेकंड फॉल हो रहा है मेटल सरफेस पे।
मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकल रहा है। अब इंटेंसिटी को अगर आप दुगना कर दोगे, इंटेंसिटी दुगना करने का मीनिंग हुआ पहले 5 फोटोन मेटल पे गिर रहा था, अब 10 गिरेगा। इंटेंसिटी दुगना करने की वजह से नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड दुगना हो जाएगा। अब 10 फोटोन गिरेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा मीन्स इलेक्ट्रॉन का नंबर दुगना हो गया, तो क्या दुगना हो जाएगा? करंट दुगना हो जाएगा। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया कि जब इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर होगा, उसके बाद आपका फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो मैं आपको बता दिया। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि अब जैसे मान लो 3 जूल का आपने फोटोन इंसिडेंट कराया मेटल सरफेस पे, तो 3 जूल का फोटोन इंसिडेंट कराया, तो इसमें से 2 जूल तो खर्च हो गया बॉन्ड ब्रेक करने में, क्योंकि मेटल के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो ऑल केसेस में फिक्स रहता है। तो 2 जूल खर्च हो गया बॉन्ड ब्रेक करने में। 1 जूल जो बचा वह एनर्जी क्या होगा? वही उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है। जो मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिल जाता है। मीन्स ये तीसरा आप ऑब्जर्वेशन है उसको देखो, मीन्स ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 जूल फोटोन की एनर्जी था, 2 जूल वर्क फंक्शन में खर्च हो गया, क्या बच गया जी? 1 जूल। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कितना हो गया? 1 जूल हो गया। अब इसको मैं जनरल फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, अब गौर से देखिए, इसको मैं जनरल फॉर्मूला में लिख रहा हूं, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ई हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, इक्वेशन 1। यह हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यह हुआ एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यह हुआ वर्क फंक्शन। मीन्स जितना एनर्जी का फोटोन फेंकोगे उसमें से जितना वर्क फंक्शन है उतना खर्च हो जाएगा, जो बचेगा वो आपके इलेक्ट्रॉन को क्या बन जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो यह हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यही इक्वेशन है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और अब इस इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं फोटो इलेक्ट्रिक का जो इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, यहां से आगे बढ़ रहा हूं। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के मैक्स बोलते हैं ज़्यादा बेटर ढंग से, के मैक्स, बिकॉज इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई वी कॉल इट मैक्सिमम? तो इस मैक्सिमम बोलने के पीछे रीजन यह है, जैसे मान लो आप 3 जूल फोटो एनर्जी का फोटोन फॉल करा रहे हो, 2 जूल मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है, तो 3 जूल जो फोटोन की एनर्जी है उसमें से 2 जूल तो खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बॉन्ड ब्रेक करने में, 1 जूल बचा। अब 1 जूल काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मेटल को मीन्स इलेक्ट्रॉन को मिल सकता है, वो मैक्सिमम होगा। 1 जूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 जूल से ज़्यादा एनर्जी उस फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे नहीं मिल सकता है, क्योंकि 1 जूल एनर्जी बचा ही हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 1 जूल से कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी एनर्जी का कन्वर्सन होता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कुछ ना कुछ लॉसेस पक्का होता है। इसे हम लोग कंसीडर करते नहीं है, बट लॉस होता है। जैसे मेटल के ऊपर, मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है तो मेटल का अंदर वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से कुछ वाइब्रेशन एनर्जी लॉस होता है। मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी का लॉस होता है। और इस वजह से जितना एनर्जी आपका बचता है, जैसे 1 जूल एनर्जी बचा, 1 जूल का 1 जूल कंप्लीटली फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम ही मिलेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? के मैक्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है। कई बार लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गया
तो जो 1 जूल बचा था वो टोटल का टोटल लॉस हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी भी नहीं मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना मिलेगा। तो इसकी वजह से हम लोग के मैक्स भी इसको बोलते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई की जगह पे आप रखो एच न्यू, और वर्क फंक्शन की जगह पे रखो एच न्यू थ्रेशोल्ड इक्वेशन टू, सब एक ही है, इससे डिराइव कर रहा हूं। यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन, न्यू नॉट आप न्यू टी एच समझते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, आप भी ई लिख सकते हो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, लेकिन डायरेक्ट में लिखो एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड। यहाँ पे एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, भी वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में भी मैक्स होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं ना कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में के मैक्स है, इसलिए कई बार हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं और इस पे अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल है। अलग अलग तरह का इसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया, और आइंस्टीन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना है वो लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। लेकिन अब पॉइंट यह था कि लाइट एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अब तो प्रूफ हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, जो मैक्स प्लैंक सपोर्ट कर रहे हैं। एंड रेस्ट जो लाइट की प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन कि में लाइट अपना वेव कैरेक्टर शो करता है, जिसको मैक्सवेल सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, तो आइंस्टीन ने वहीं पे क्लियर किया कि लाइट हैज बोथ कैरेक्टर, लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर मींस लाइट के पास डुअल कैरेक्टर होता है, दोहरा नेचर होता है। लाइट वेव जैसा ही बिहेव करता है और लाइट पार्टिकल जैसा ही बिहेव करता है। लाइट के पास जैसा काम आता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेता है, मींस लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। आइंस्टीन ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन के ड्यूरिंग जब लाइट को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन करना रहता है तो अपने आप को वेव बना लेता है, मींस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी करता है। बट इन द केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट अपने आप को क्या बना लेता है जी, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल जैसा बिहेव कराता है, मींस डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी करता है, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। मींस लाइट अपना नेचर अपने काम के अकॉर्डिंग बदलता है। जब रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन करना रहता है तो वेव बन जाता है। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना रहता है तो अपने आप को पार्टिकल बना लेता है। आइंस्टीन ने बात बोल करके पूरी दुनिया का झगड़ा खत्म कर दिया, और मैक्स प्लैंक भी खुश हो गए क्योंकि लाइट मेरा पार्टिकल हो गया। मैक्सवेल भी खुश हो गए क्योंकि लाइट उनका वेव है,
क्योंकि लाइट के पास क्या आ गया, दोनों कैरेक्टर आ गया। इसी बात को बोलने के लिए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। हालांकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उनको नोबेल प्राइज़ मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितना सही है कितना गलत है वो आज तक किसी को पता नहीं है। इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। खैर, अब आइंस्टीन ने तो बता दिया कि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर होता है, अब उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब पॉइंट आया कि जो फोटोन है, अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूँगा, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मैक्स प्लैंक नहीं बताया, न्यूटन ने बहुत पहले बताया था। हालांकि न्यूटन लाइट के फील्ड में, ऑप्टिक्स के फील्ड में उनका कोई थ्योरी नहीं है। आप बुक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कहीं भी न्यूटन्स का थ्योरी, न्यूटन्स का स्टेटमेंट ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ने का आपको मिलेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत बाद का डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग का फिजिक्स नहीं है। और न्यूटन सबसे स्टार्टिंग के फिजिसिस्ट हैं। न्यूटन ने फिजिक्स को बनाया, फिजिक्स होता क्या है, तो उस समय ऑप्टिक्स नहीं था, लेकिन फिर भी न्यूटन ने ऑप्टिक्स के फील्ड में भी हाथ डाला था। मीन्स न्यूटन ने सबसे पहले करपस्कल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल का कलेक्शन है, और इसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मान लो खिड़की है, रूम में जो वेंटिलेटर है उससे आप देखोगे तो दिन में तो लाइट आते रहता है, तो उससे दिखता है छोटे छोटे पार्टिकल उस लाइट पे ऐसे से वो मूव कर रहा है, तैर रहा है, जो डस्ट का पार्टिकल आपको दिखते रहता है। तो उन्होंने बताया था कि करपस्कल नेचर ऑफ लाइट। बट न्यूटन का थ्योरी रिफ्लेक्शन को तो प्रूफ कर दिया कि जब कोई पार्टिकल किसी वॉल पे हिट करेगा तो फिर उसी मीडियम रिटर्न हो जाता है। रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, पार्टिकल नेचर। बट डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन को न्यूटन का करपस्कल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए न्यूटन्स के करपस्कल नेचर ऑफ लाइट को साइड कर दिया गया और उसको हटा दिया गया, और उसको हम लोग आगे फिर नहीं पढ़े। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल नेचर के बारे में सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने बोला, न्यूटन ने भी बोला था। अब आइंस्टीन ने क्या किया, जो फोटोन है जिसको हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ लाइट रेडिएशन है, ये फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। जब फोटोन रुक जाता है तो एनर्जी बन जाता है, जब तक चल रहा है तब तक मास भी है उसके साथ, पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, रुकने पे एनर्जी हो जाता है। अब उसी फोटोन के मास को मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। आइंस्टीन ने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ फोटोन बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्वारा किस तरह से फोटोन का मास कैलकुलेट किया उसको गौर से देखो। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, light is particle, light has particle nature, so E is equal to h nu, energy of photon लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलता है, मीन्स एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चलता है, वो पैकेट फोटोन होता है, उसकी एनर्जी है न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुआ। और आइंस्टीन ने भी बताया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यह आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी आता है। मीन्स अकॉर्डिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंस फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। किसी पार्टिकल अगर मास m है और उस m मास के पार्टिकल को आप एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर देते हो तो उससे जो एनर्जी डेवलप होगा उसका वैल्यू होता है mc स्क्वायर, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आइंस्टीन ने बताया था। अब दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट नहीं से यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस एच न्यू को आप लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा
AC बाई लैम्डा, C से C कैंसिल हो गया एक, अब इसको हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे तो H बाई लैम्डा इज इक्वल टू हो गया MC, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा H बाई लैम्डा C। दिस इज मास ऑफ फोटोन। तो इस तरीका से लाइट का डुअल कैरेक्टर प्रूफ हो गया, डुअल नेचर प्रूफ हो गया। और फोटोन का रेस्ट मास लेकिन जीरो होता है। फोटोन जब रुकेगा तो एनर्जी बन जाएगा, चलता है तो मास जैसा बिहेव करता है, पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया।